नमस्कार, कैसे हैं आप? गुनगुनी सर्दी का आनंद तो ले रहे हैं ना? बड़ा मजा आता है सर्दी में, है ना? एक बात बताऊं आपको दोस्तों, वैसे तो सर्दियों का मौसम सेहत बनाने का मौसम माना जाता है, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही और गलत खान-पान के कारण हम इसे बीमारियों का मौसम बना लेते हैं। आमतौर पर सर्दियों में होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं में जुकाम, खांसी और गले में खराश होती है। ठंड के मौसम में हमारे शरीर के तापमान में गिरावट होने से खांसी और जुकाम तो होता ही है। अधिक कपड़े पहनने से शरीर को मॉइस्चर भी नहीं मिलता, जिससे त्वचा रूखी हो जाती है। जब भी मौसम बदलता है तो और ठंडा आता है तो उसमें पानी की जो मात्रा होती है हवा में, जिसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं, वो कम हो जाती है। हमारी त्वचा से पानी एब्जॉर्ब हो रहा होता है, हवा में जा रहा होता है, वो ज़्यादा वेग से जाने लगता है क्योंकि हवा चल रही होती है और ठंडी हवा में वैसे ही खुश्की हो जाती है उसकी वजह से। तो उसका उपाय ये है कि हमें कुछ बैरियर लगाना चाहिए जो कि हमारा इस त्वचा से जो पानी एब्जॉर्ब हो रहा है मॉइस्चर की तरह, वो हमें रोकथाम करने के लिए। तो उसके लिए या तो हम किसी क्रीम्स जो हैं जैसे कि मॉइस्चराइजर्स होते हैं, उन क्रीम्स का हम उपयोग कर सकते हैं, नहीं तो बाकी जो घर में हमारी चीज़ें उपलब्ध होती हैं जैसे कि दूध उबाला तो जो क्रीम आ गई उसके ऊपर से, तो आजकल जो है फैट का लोग वैसे ही सेवन कम करते हैं, क्रीम नहीं खाना चाहते हैं, तो वो क्रीम जो है आप अपने मुंह पे, अपने हाथों पे, अपने बदन पे लगा सकते हैं। इसके अलावा रेस्पिरेटरी सिंसाइशियल वायरस के कारण सर दर्द और बुखार के साथ सांस लेने में तकलीफ होती है। ये सभी उम्र के लोगों को प्रभावित करता है, लेकिन बुजुर्गों और नवजात शिशुओं के लिए ये समस्या अधिक गंभीर होती है। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है, जो हमारे सांस लेने की प्रक्रिया है उस पर ये घातक रहता है। तो उसमें आमतौर पर तो ये ज़्यादा सीरियस नहीं होता है और इसमें नज़ला, जुकाम या हल्का सा बुखार आ सकता है, लेकिन बच्चों में और खासतौर से बच्चों में, कभी कभार बड़ों में भी जो है, बच्चों में खास तरीके से ये जो है निमोनाइटिस या ब्रोंकियोलाइटिस जो होता है वो कर देता है। हालांकि आमतौर पर इस मौसम में निमोनिया, ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियां होती हैं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर बच्चे हाइपोथर्मिया के ही शिकार हो जाते हैं। असल में जब तक बच्चा मां के गर्भ में रहता है तब उसका तापमान कुछ और रहता है, लेकिन पैदा होने के साथ ही वह बाहर के तापमान में आ जाता है। बाहर का तापमान न सह पाने के कारण बच्चे को ठंड लगती है और वह निमोनिया का शिकार हो जाता है या थोड़ी ही देर में दम तोड़ देता है। निमोनिया के लक्षण पहचानना बहुत जरूरी है। एक तो बुखार, खांसी और सांस फूलना, तीन चीजें हैं। और खासतौर से निमोनिया में अगर ये बैक्टीरियल कॉजेज से होता है तो उससे बैक्टीरिया के कारणों से होता है, तो इसमें बलगम भी बहुत आता है। तो अगर बच्चों में खास तरीके से बुखार हो, खांसी हो और बलगम आ रहा है और सांस फूल रहा है, तो निमोनिया का जरूर लक्षण आपको ध्यान देना चाहिए और डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। और अगर भर्ती करने के लिए कहें तो डरना नहीं चाहिए, क्योंकि भर्ती होकर इलाज संभव होता है और फिर अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो रही है, कोई जटिलता हो रही होती है, तो उसका फिर इलाज भी अच्छे तरीके से किया जा सकता है। बड़े चिकित्सालयों में प्रसव कक्ष का तापमान बच्चों के अनुरूप रखा जाता है या फिर बच्चा पैदा होने के साथ उसे गर्म कपड़े में लपेट लिया जाता है। इन्फ्लुएंजा और ब्रोंकाइटिस, जी हाँ दोस्तों, इस बीमारी के बारे में हम में से कई लोगों ने कई बार सुना होगा। तो क्या होता है इन्फ्लुएंजा? बच्चों को ये कितनी जल्दी अपनी चपेट में ले सकता है? आइए जानते हैं साधारण भाषा में। इन्फ्लुएंजा को साधारण भाषा में फ्लू के नाम से जाना जाता है, जिसमें श्वसन तंत्र में संक्रमण हो जाता है। इस तरह का फ्लू अधिकतर सर्दियों के मौसम में वायरल बीमारी के रूप में होता है। ये उन लोगों को ज्यादा प्रभावित करता है जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता किसी बीमारी के कारण कम हुई हो। देखिए, इन्फ्लुएंजा जो है एक वायरल इन्फेक्शन है। जैसा मैंने बताया, 2 से 5% इसमें मोर्टेलिटी हो जाती है, देहांत होने के चांसेस रहते हैं। खास तौर से ये जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें, या जो बहुत वृद्ध लोग होते हैं उनमें, या फिर जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, इनमें जो है ये हर साल इस मौसम में, सर्दियां जब आती हैं तब इसका प्रकरण ज़्यादा होता है। और ये विश्व भर में होता है, ऐसा नहीं है कि हमारे भारत में होता है, विश्व भर में होता है। ये फ्लू जो है एक आमतौर पे होने वाली बीमारी है। जैसे जैसे ठंड बढ़ती है वैसे वैसे ये होती ही होती है। इस फ्लू के फैलने से वायरल बुखार, सर्दी जुकाम,
संक्रमण, सिर दर्द और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो जाती हैं। इसके अलावा अगर बदन दर्द बहुत ज्यादा है और बुखार बहुत ज्यादा है, 103, 104 बुखार चल रहा है या उससे भी ज्यादा चल रहा है, और अगर बदन दर्द बहुत है, मांसपेशियों में दर्द बहुत है और सांस फूल रहा है, ये 3 चीजें बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा बुखार, ज्वर, बहुत ज्यादा खांसी, जुकाम, खांसी, बलगम, जो बलगम नहीं भी आ रहा है तो खांसी और सांस फूलना और बदन दर्द, ये चीजें जो हैं अगर हैं किसी भी जुकाम खांसी के साथ, तो आपको जरूर डॉक्टर साहब को कंसल्ट करना चाहिए। वो एक थ्रोट स्वाब लेते हैं, गले से जांच लेते हैं इसके देखने के लिए कि फ्लू है या नहीं है। वायरस के कारण होने वाली इस बीमारी के लक्षण हैं थकान, बुखार और सांस लेने में तकलीफ से शुरू होती है। यदि इन्फ्लुएंजा लंबे तक रहे तो गंभीर स्थितियों में निमोनिया भी हो सकता है, इसलिए अपने शिशु का टीकाकरण जरूर कराएं। इन्फ्लुएंजा के लिए हमारे पास वैक्सीनेशन है, उसे हर साल लगवाना पड़ता है। 2 तरह का वैक्सीनेशन है, एक तो जो है नोज नाक में जो है स्प्रे करते हैं वो वैक्सीनेशन होता है, और एक जो है इंजेक्शन से होता है। जो इंजेक्शन वाला होता है वो वैक्सीनेशन हर किसी को दिया जा सकता है 6 महीने के बाद। तो वो रिकमेंडेशन भी है कि हर साल जो है वो वैक्सीनेशन होना चाहिए। ये करीब जुलाई अगस्त में वैक्सीन आती है हम लोगों के पास भारतवर्ष में, अगस्त सितंबर तक, तो इसका हर साल जो है वैक्सीनेशन होना अत्यंत आवश्यक है। और खास तौर से जो हाई रिस्क पॉपुलेशन है या जो फिर रिस्क पे है, जैसे कि जब मैंने कहा कमजोर बच्चे या फिर गर्भवती महिलाएं या वृद्ध सज्जन जो हैं। इसी तरह ब्रोंकाइटिस की समस्या हर उम्र के लोगों में देखी जाती है, लेकिन 5 साल से कम उम्र के बच्चों को ब्रोंकाइटिस की समस्या अधिक होती है। इस बीमारी में सांस लेने में तकलीफ के साथ खांसी भी होती है, जिसमें फेफड़ों में ब्रोंकियल मार्ग में म्यूकस की परत जम जाती है और वहां सूजन आ जाती है। जैसे जैसे इस म्यूकस की मात्रा बढ़ती जाती है, वैसे वैसे ब्रोंकियल मार्ग में सूजन भी बढ़ती चली जाती है और ब्रोंकियल मार्ग में रुकावट आ जाती है। जिसके कारण सांसों के आने जाने रुकावट, खांसी और बलगम जैसी समस्याएं आती हैं। ब्रोंकाइटिस बच्चों और वयस्कों दोनों को ही हो सकता है। सर्दियों के साथ 2 तरह की ब्रोंकाइटिस होती है। एक जो दमा के मरीज होते हैं या इस जो बीड़ी सिगरेट पीने वाले लोग होते हैं, उनमें वैसे ही सर्दियों की वजह से ये खांसी बलगम बढ़ जाता है उसकी वजह से, या फिर एक किसी वायरस की इन्फेक्शन की वजह से। तो ये दोनों ही तरह की होती है। जो वायरस की इन्फेक्शन की तरह से होती है उसको हम ब्रोंकाइटिस कहते हैं। तो उसका जो है आमतौर पर तो वायरस के इन्फेक्शन खुद ही लिमिट हो जाते हैं, खुद ही दिक्कत नहीं करते, हफ्ते 10 दिन 15 दिन में ठीक हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद अगर कोई पहले से ही बीमारी है, जैसे मैंने कहा दमा है, या जो लोग बीड़ी बहुत पीते हैं, या जो लोग शराब का सेवन बहुत करते हैं, या जैसे मैंने कहा मेलनरिश्ड लोग होते हैं, उन लोगों में फिर ब्रोंकाइटिस जो है लंबे टाइम तक चलती है और कई बार उसमें जटिलताएं या कॉम्प्लिकेशंस भी होने की संभावना रहती है। सर्दियों के मौसम में टॉन्सिलाइटिस भी बच्चों में पाई जाने वाली आम समस्या होती है। टॉन्सिल के होने से गले में काफी दर्द होता है, खाना खाने में दिक्कत होती है, तेज बुखार भी हो सकता है। ये जो एरिया है यहाँ पे टॉन्सिल्स होते हैं अंदर, ये जैसे गांठें होती हैं छोटी छोटी, वैसे ये बड़े गांठ होती हैं। और ये हमारा जो भी बॉडी का है एक पहला डिफेंस मैकेनिज्म होता है। तो जो भी आप खाना वाना खाते हैं वो एक यहाँ पे खाने का जो फेरिंक्स हम कैसे कहते हैं, तो खाने का जो एरिया है जहाँ से खाना निकलते हैं हम लोग, उस एरिया में 2 टॉन्सिल्स होते हैं, दोनों तरफ एक एक टॉन्सिल होता है जो यहाँ पे बिल्कुल बगल में होते हैं। और इसकी वजह से ये जो है डिफेंस मैकेनिज्म है। तो जो भी आप मान लीजिए नाक से जा रहा है या मुंह से जा रहा है, कोई भी वायरस जा रहा है या कुछ भी बैक्टीरिया जा रहा है, तो वो सबसे पहले यही लोकलाइज होता है, यही कोशिश करता है बॉडी शरीर कि यहाँ पे इन्फेक्शन को लोकलाइज कर ले। बच्चों में आमतौर पे इन्फेक्शन ज्यादा होते ही हैं, उनका इम्यून सिस्टम डेवलप होता है, वो माँ के एक सुरक्षित वातावरण से बाहर के दुनिया के असुरक्षित वातावरण में आते हैं, तो उनको यहाँ धीरे धीरे इम्यूनिटी गेन करने में टाइम तो लगता है। मौसम की आंख मिचौली में कैसे जीते किसान, क्या नया करने से होगी खेती फायदेमंद और आसान। जाने माने कृषि वैज्ञानिक रोज आपको बताएं इस मौसम में कौन सी फसल कैसे लगाएं, कैसे बढ़ाएं। कौन कीट है दुश्मन फसल का, कौन है खेती का मित्र। वैज्ञानिक सोच के रंगों से लहलहाए खेती का चित्र। मौसम खबर
देखें रोजाना सुबह 8:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ये कामयाबी है अन्नदाता की। एक कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे। दोस्तों, आपको बता दें कि मौसम सबसे ज्यादा बीमार, बुजुर्गों और बच्चों को सताता है। इन तीनों के लिए इस मौसम में खास सावधानी की जरूरत होती है, खासकर उनके लिए जो हार्ट के मरीज हैं। आइए आपको बताते हैं कि ठंड किस प्रकार हृदय पर असर डालता है। ठंड में शरीर का तापमान सामान्य बनाए रखने के लिए दिल को ज्यादा काम करना पड़ता है। गौरतलब है कि सर्दियों में रक्तवाहिनियां सिकुड़ जाती हैं। थ्रोम्बोसिस के जो हमारे एपिसोड्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं, तो नसें जो होती हैं उनके अंदर खून रुकने की संभावना बढ़ जाती है। तो अगर दिल की आर्टरीज में होता है, दिल की शिरा और धमनियों में होता है, तो उनमें जो है फिर दिल का दौरा पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। इससे बचने के लिए बुजुर्गों को सुबह सुबह उठने, ठंडे पानी से नहाने और सैर पर जाने की आदत में मौसम के हिसाब से बदलाव करना चाहिए। इस मौसम में चुस्त दुरुस्त रखने के लिए आप अपने इम्यून सिस्टम को भी चुस्त दुरुस्त रखें, और इसके लिए जरूरी है कि पौष्टिक भोजन के साथ शारीरिक सक्रियता बनाए रखें और हाँ, भरपूर नींद लें। आइए अब जानते हैं सर्दियों में होने वाली बीमारियां और उनसे बचने के उपाय। आमतौर पर सर्दियों में लोग तला हुआ और भारी भोजन करना पसंद करते हैं, लेकिन ये स्वाद सेहत पर भारी पड़ सकता है। बेहतर होगा कि हरी सब्जियों का प्रयोग करें। हरी सब्जियों में फोलेट पाया जाता है, जो गर्भवती महिलाओं के गर्भ में विकसित हो रहे शिशु के दिमागी विकास के लिए आवश्यक है। मछली में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, जिससे बहुत से बीमारियों से बचाव होता है। मछली के सेवन से हृदय रोगों का खतरा कम होता है। अनार का सेवन करें। अनार के रस में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जिससे रक्त संचार ठीक रहता है। अनार से शरीर की प्रतिरोधी क्षमता मजबूत होती है और ये कैंसर और हृदय रोगों के खतरे को कम करता है। इसी तरह केले में फाइबर और विटामिन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। केला भी शरीर की रोग प्रतिरोधी क्षमता को मजबूत बनाता है। सर्दियों में लोग पानी कम पीते हैं, जिससे खाना ठीक प्रकार से नहीं पच पाता। सर्दियों में पानी जरूर पिएं और स्वस्थ रहें। पानी ज्यादा पिएं, क्योंकि पानी से कई इन्फेक्शन है, बलगम वगैरह सब कम मुलायम होकर निकल जाते हैं, तो छाती में दिक्कत नहीं होती है। तो ये सब चीजें जो हैं आपका ध्यान रखेंगी। हमारे हाथ साफ होने चाहिए, इसे हमें कई बार साबुन से धोएं। जो सैनिटाइजर अफोर्ड कर सकते हैं वो सैनिटाइजर से धोएं, अलग बात है। लेकिन बाकी जो अगर आप सिर्फ पानी और साबुन से भी हाथ अपना दिन में हर बार धोएं, और नमस्ते करें जो हमारी प्रणाली है उसमें, ये नहीं कि उसको जो है हाथ शेक करते हैं, हम लोग हैंडशेक करते हैं आजकल बहुत ज्यादा, तो उससे इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो जाता है। प्रतिदिन कम से कम 15 मिनट का व्यायाम करें, लेकिन रात होने के बाद घर के अंदर ही व्यायाम करें। किसान लोग वैसे भी बहुत ध्यान से काम करते हैं, लेकिन फिर भी एक तो सवेरे और शाम के समय बहुत ध्यान रखें कि अपना लोड नहीं लें काम का, कि भाई सवेरे जल्दी निकल रहे हैं, शाम को बहुत देर में आ रहे हैं, क्योंकि उस समय ठंडक बहुत होती है, खासतौर से दिसंबर के आखिर में और जनवरी में। उस समय ध्यान देना बहुत जरूरी है। दोपहर में धूप के समय ज्यादा काम करें। पानी में अगर काम करें भी तो उसके बाद हाथ सुखा लें, और जो ये हाथ तापना वगैरह है वो जरूर करें। अपने शरीर को गर्माहट से ढक करके रखें। कौन कौन सी हैं सरकारी योजनाएं? कैसे उठाएं इनका लाभ? जानिए अपने गांव का हाल। देखिए
चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़। खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, दिखाएंगे देश की प्रमुख हलचल और खेती किसानी से जुड़ी हर बात। देखिए किसान समाचार रोजाना दोपहर 1:30 पर और शाम 7 बजे। आइए चलते हैं भारतीय सभ्यता की प्रमुख देन योग की ओर। योग जो भगाए रोग। नमस्कार। मौसम बदला हुआ है। बदले हुए मौसम में हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता थोड़ी कम हो जाती है। जब रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है तो अनेक बीमारियां शरीर पर आने लगती हैं। ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि अपने शरीर के इम्यून सिस्टम को थोड़ा बढ़ाया जाए, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखा जाए। तो आज हम आपको कुछ अभ्यास सिखा रहे हैं, योग के 4 आसन, जिनको यदि आप रोज करें तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। तो आइए सीखते हैं किसान भाइयों, वो 4 आसन कौन से हैं। पहला आसन है, इसका नाम है ऊर्ध्व हस्तोत्थान आसन। ये खड़े होकर किया जाता है। तो आराम से खड़े हो जाओ, पैरों को थोड़ा सा खोल लो, हाथों की उंगलियों को ऐसे फंसा लो। अब हाथों को सामने सीधा करने के बाद सांस भरते हैं, हाथों को उठा लो ऊपर। पूरा उठाने के बाद हाथों को खींचे ऊपर की तरफ, यहां रोकें। सांस निकालते हुए झुक जाएंगे बाईं तरफ। सांस निकलता जाएगा और बाईं तरफ झुकने के बाद यहां रुक जाओ। जब यहां रुकेंगे तो कमर के साइड में पूरा खिंचाव पड़ेगा। इस खिंचाव को फील करो। ये खिंचाव आपके पाचन तंत्र को बल देगा, कब्ज की शिकायत होने से बचाव करेगा, मोटापा होने नहीं देगा। फिर धीरे से श्वास भरकर वापस आ जाओ और ऐसे ही जाएंगे अब दूसरी तरफ। तो श्वास निकाला और आहिस्ता से झुक गए और झुकने के बाद यहां रुक गए। जितना झुक सको आराम से उतना करो। पूरा खिंचाव कमर के साइड में पड़ेगा और फिर धीरे से वापस आ जाओ। ये आसन 3 से 4 बार दोनों ओर से दोहरा लो। दूसरा आसन है, इसका नाम है पवन मुक्त आसन। इसके लिए एक एक करके पैरों को मोड़ लें। अब दोनों पैरों को उठाकर पेट की तरफ ले आएं। अधिक से अधिक लाने के बाद में हाथों से पैरों को पकड़ लें और जितना हो सके दबाएं अपनी तरफ। अगर आप हाथों से पकड़ सकें, कोहनियों से पकड़ सकें तो अच्छा है। सांस निकालें और सिर उठाएं और लगा दें ठोड़ी अपने घुटनों के बीच में। पैरों के पंजे सामने की ओर खींचे हुए, पेट लगातार दबा रहेगा। पवन मुक्त आसन गैस, कब्ज, डकार, एसिडिटी, अफारा, मोटापा, भूख न लगना, तमाम पेट के रोगों में बहुत लाभकारी है। फेफड़ों की शक्ति को भी यह आसन बढ़ा देता है। जितना हो सके आसन में रोक कर रखें, फिर धीरे से अपने सिर को नीचे ले आएं। हाथों को खोलें और पैरों को नीचे लाकर पैरों को सीधा कर लें। बस ध्यान रखें, जिनको गर्दन में दर्द है या कमर में दर्द है वो सिर ना उठाएं। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए तीसरा आसन है, इसका नाम है धनुरासन। धनुरासन के लिए हम उल्टा लेट गए हैं पेट के बल। धीरे धीरे एक एक करके अपने पैरों को मोड़ लीजिएगा। अब थोड़ी जमीन पर है, दोनों पैरों को मोड़ा हुआ। सीधे हाथ से सीधे पैर के टखने को पकड़ लें, उल्टे हाथ से उल्टे पैर के टखने को पकड़ लें। सांस भरें और आगे पीछे से अपने शरीर को उठा दें ऊपर की तरफ। फिर धीरे से वापस आ जाएं। यह है धनुरासन, जो आपके सभी जोड़ों को, सभी मांसपेशियों को, पूरी कमर को बल देता है, उसको लचीलापन देता है। साथ ही साथ पाचन तंत्र को बल देने वाला अभ्यास है। फेफड़ों की शक्ति को यह अभ्यास बढ़ा देता है। शरीर का ऐसा कोई अंग नहीं है जहां पर धनुरासन का प्रभाव ना पड़ता हो। तो पूरे शरीर में लचीलापन, हल्कापन बढ़ाकर हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को यह आसन बढ़ा देता है। तो किसान भाइयों, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए चौथा आसन है मंडूक आसन।
मंडूक आसन के लिए आराम से घुटनों को मोड़कर वज्रासन में हम बैठ गए। दोनों हाथों की मुट्ठियों को बंद करते हैं इस प्रकार से। अंगूठा अंदर रखा और अंगुलियों को बंद कर लिया। मुट्ठियां बंद होने के बाद में मुट्ठियों को रखेंगे पेट पर, नाभि के दोनों ओर यहां पर इस प्रकार से मुट्ठियों को नीचे की तरफ रखते हुए रख लें। अब क्या करना है, सांस को सबसे पहले भरेंगे। पूरा सांस भर लो। अब सांस को निकाल दो। सांस निकालने के बाद पेट को खींचे थोड़ा अंदर की तरफ और मुट्ठियों से पेट को दबाएं अंदर की तरफ और आगे झुक जाएं। जिनको कमर में दर्द रहता हो वो आगे झुककर ये आसन न करें। तो सांस भर लें, सांस निकाल दें। अपनी कोहनियों को भी थोड़ा ऊपर की ओर उठाकर रखें। यहां पर सिर थोड़ा उठा रहेगा। लगातार मुट्ठियां पेट पर दबाव डाल रही हैं। जब पेट लगातार दबेगा तो हमारा पेनक्रियाज, हमारा लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन्स आदि जितने भी पेट के सभी ऑर्गन्स हैं लगातार सब पर दबाव पड़ने लगेगा। ऐसा करने से पाचन तंत्र को पूरा बल मिलता है। फिर धीरे से वापस आ जाओ। क्योंकि मुट्ठियों से पेट पूरा दब रहा है तो पेट के अंदर के सभी ऑर्गन्स पर लगातार दबाव पड़ने से पूरा पाचन तंत्र हमेशा ठीक रहता है। जिनको डायबिटीज है उनके लिए तो यह रामबाण की तरह काम करता है। लीवर जिनका डिस्टर्ब रहता है उनके लिए भी बहुत फायदेमंद है। जिनको सुबह को पेट साफ नहीं होता, बार बार शौच के लिए जाना पड़ता है, एक बार में खुल के साफ ही नहीं होता, जिसको कब्ज की शिकायत कहते हैं, तो मंडूक आसन कब्ज को भी दूर करने में मदद करता है। तो इन 4 आसनों को तो आप करते रहें। क्योंकि मौसम ही ऐसा है तो अक्सर डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया आदि की शिकायत बहुत ज़्यादा फैलती जा रही है। ऐसे में कुछ घरेलू उपाय हैं जो बहुत फायदेमंद होते हैं। यदि आप अपने घर में खिड़की के पास में तुलसी के पौधे लगाएं तो ये तुलसी के पौधे बैक्टीरिया को किल कर देते हैं, काफ़ी हद तक मक्खी मच्छर से बचाव करते हैं। तो तुलसी सब लोग लगाएं। ऐसा नहीं है कि ये हिंदू ही लगा सकते हैं, मुसलमान नहीं लगा सकते। तो पौधा है जो हमारी सुरक्षा के लिए है, हमारे स्वास्थ्य की वृद्धि के लिए है, तो तुलसी का पौधा जरूर लगाया करें। इसके अलावा नीम के कुछ पत्तियां लें, सूखी पत्तियां ले लें, थोड़ा सा कपूर उसमें डालें और उसकी धूनी लगाएं। तो उसका जो धुआं है उस धुएं से जो भी घर में छिपे हुए मच्छर हैं, भले वो पर्दे के पीछे हों, खाट के नीचे हों, कहीं भी छिप जाते हैं ना मच्छर, तो ऐसा धुआं करने से वो मच्छर आपके निकल जाएंगे। तो यदि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया हो गया है तो ये उपाय करते रहें। इसके अलावा ये 4 आसन जो हमने बताए हैं, इन 4 आसनों का अभ्यास रोज करते रहें। जिनको प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम नहीं होगी और इम्यून सिस्टम हमारा बना रहेगा। दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को इस मौसम में खास ध्यान रखने की जरूरत होती है, क्योंकि सर्दियों में डायबिटीज के मरीजों में दिल और मस्तिष्क आघात का खतरा बढ़ जाता है। तो रखिए अपना ख्याल और दीजिए मुझे इजाजत। फिर मिलूंगी और हाँ, पूछूंगी आपसे कैसे हैं आप।